हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बंगाल में द्वैत शासन के विषय में। इससे पूरी कक्षा में हम इलाहाबाद की संधियों के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसे हमने पढ़ा था कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से शाह आलम द्वितीय से क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, जिससे बंगाल में क्या है, द्वैत शासन की नींव पड़ी। तो चलिए समझते हैं इसे। अगर हम द्वैत शासन को समझें तो बस थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे हम बात करें मुगल काल में, किसमें? मुगल काल। मुगल काल में जो शासन का प्रमुख होता था वो क्या होता था? बादशाह होता था। कौन होता था? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह क्या प्रमुख होता था, और इसके अंडर में दो पद होते थे। कौन कौन से पद होते थे? दो पद होते थे। एक होता था दीवानी और दूसरा था निजामत। दो तरह कार्य होते थे, एक दीवानी होता था, दूसरा निजामत होता था। इस दीवानी के अंतर्गत राजस्व का कार्य आता था, मतलब कर वसूलने का। और जो इस पद पर नियुक्त होता था उसे कहते थे दीवान। क्या कहते थे? दीवान कहते थे। और जो निजामत का कार्य देखता था उसे सूबेदार कहते थे। क्या कहते थे? सूबेदार। क्योंकि मुगल काल में जो देश था वो क्या अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? भारत सूबों में। किसमें बटा था? सूबों में बटा था। और जो इनका प्रभारी होता था उसे क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे। तो इसी सूबे में जो कर वसूलने का कार्य करता था वो दीवान होता था, और जो प्रशासनिक कार्य करता था उसे सूबेदार कहते थे। इस प्रशासनिक कार्य में क्या आता था? जैसे न्याय है, सैन्य है, निर्माण कार्य है। तो ये सारे काम कौन देखता था? सूबेदार देखता था, और ये निजामत के अंतर्गत आते थे। दीवान का कार्य होता था राजस्व वसूलने का। क्या? राजस्व। तो राजस्व वसूलने का कार्य कौन करता था? दीवान करता था, और निजामत का कार्य सूबेदार करता था। माने न्याय, सैन्य, निर्माण कार्य, मतलब कोई भी उत्तरदायित्व का जो कार्य होता था वो सब कौन करते थे? सूबेदार करते थे। तो जैसे रोड बनवाना है, नदी खुदवानी है, पुल बनवाना है, तो काम किसका था? वो सूबेदार का था। लेकिन ये दोनों उत्तरदायी किसके प्रति होते थे? मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। क्यों? कि देखा जाए तो दीवानी और निजामत इन दोनों पदों के ऊपर एक प्रमुख बैठा है, जो क्या था? मुगल बादशाह था। हमने देखा बंगाल जो था, बंगाल था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या है? आज़ाद हुआ। तो यहाँ का सारा कार्य क्या हुआ? बंगाल के नवाब ने देखना शुरू कर दिया। किसने? बंगाल के नवाब ने। इसने भी क्या है? दीवान नियुक्त करे, और सूबेदार का पद था वो स्वयं देखता था, या फिर अपना कोई अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर देता था। तो ये तो बात हो रही थी बंगाल की, लेकिन जो कार्य था वो किस हिसाब से चलता था? मुगल बादशाह अनुसार चलता था, और इसमें भी सूबेदार होता था। लेकिन ये मेन रूप से क्या था कि नवाब के अंडर में ही होता था, या नवाब इसे कार्य को स्वयं देखता था। लेकिन जब बंगाल में आया तो इस कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो का त्यों चलता रहा। मगर बात की जाए द्वैत शासन की, बात कैसे किसकी? द्वैत शासन की। तो देखिए द्वैत शासन में क्या हुआ, तो ये मुगल काल में था, बंगाल में था, मगर बंगाल नवाब में कोई खास अंतर नहीं आया। लेकिन जब द्वैत शासन आया तो इसमें बहुत परिवर्तन आया। देखिए अब हम बात करें द्वैत शासन। कहाँ? बंगाल में क्या हुआ? द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। इस द्वैत शासन में भी क्या था? प्रशासन को सेम रखा गया। क्या रखा गया? कि भाई इसमें दीवानी होगी और निजामत भी होगी। मतलब ये जो प्रशासनिक कार्य है इसके दो क्षेत्र हैं, निजामत और दीवानी, वो दोनों रहेंगे, जो मुगल बादशाह के काल में भी थे। पर अंतर ये आया कि इस काल में जो दीवानी का कार्य था वो किसके अंडर आ गया? कंपनी के। दीवानी का कार्य कौन करेगी? कंपनी करेगी, और निजामत का काम करेगा नवाब। कौन करेगा? नवाब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वैत शासन में जो राजस्व वसूला जाएगा, मतलब जो राजस्व आएगा वो किसके पास आएगा? वो आएगा कंपनी के पास आएगा, और जो काम करेगा वो कौन करेगा? नवाब करेगा। मतलब कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? नवाब के द्वारा किए जाएंगे, और राजस्व की जो वसूली की जाएगी वो कंपनी के द्वारा की जाएगी। और
इस कंपनी ने भी अपना जो आयकर वसूलना था, जो राजस्व वसूलना था, तो इसने भी क्या है, दीवान नियुक्त करे। क्या करे? कंपनी स्वयं नहीं वसूलती थी, ये क्या है, इसने दीवान नियुक्त करे और इसने 3 दीवान नियुक्त करे। कितने दीवान नियुक्त करे? 3। पहले की बात की जाए तो पहले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद रजा खां। क्या नाम था? मोहम्मद रजा खां। और ये बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। कहाँ का? बंगाल का। तो बंगाल से कर कौन वसूलेगा? मोहम्मद रजा खां। दूसरी बात की जाए तो दूसरे थे राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। पहला व्यक्ति मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के लिए, राजा सिताब राय बिहार के लिए, और तीसरा व्यक्ति है राय दुर्लभ। कौन है? राय दुर्लभ, और ये उड़ीसा। तो देखा जाए तो सरकार ने जो द्वैत शासन लागू किया उसमें कोई भी कार्य अपने आप नहीं किया। दीवानी का कार्य वो किसे सौंप दिया? भारतीयों के लिए ही। तो लेकिन यहाँ पर जो पैसा ये कलेक्ट करते थे वो किसे देते थे? कंपनी को देते थे। दूसरी बात, निजामत की बात की जाए तो उसमें भी कार्य किसे दिया गया? नवाब को दिया गया। तो यहाँ भी भारतीय है और यहाँ भी भारतीय है। मतलब दीवानी भी कौन करेगा? भारतीय ही करेंगे। नवाबी कौन करेगा? वो भी भारतीय करेंगे। मगर जो कर वसूलने का कार्य है, जो दीवान जितने भी हैं वो किसके अंडर होंगे? कंपनी के अंदर होंगे। तो कंपनी यहाँ से लाभ प्राप्त करेगी और नवाब सारे उत्तरदायित्व को निभाएगा। तो यहाँ से जो भी कार्य करवाना है वो कौन करेगा? नवाब करेगा। जो आयकर प्राप्त होगा वो किसे मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो अब कोई भी काम होगा तो उसके काम करने के लिए क्या? पैसा चाहिए। काम करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन इसके लिए भी कंपनी थी, इन्हें पैसा देती थी। इन्हें पैसा देती थी जो लगभग 53 लाख रुपए दिया जाता था। लगभग 53 लाख रुपए देती थी सरकार। किसके लिए? निजामत के कार्य के लिए। मगर इतने में कार्य होगा या नहीं होगा वो तो नवाब को देखना है। उसमें नवाब को अपना खर्चा भी निकालना है। तो इसलिए कार्य करने में क्या है? दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अगर हम बात करें द्वैत शासन की, तो ये द्वैत शासन लागू किया किस व्यक्ति ने? ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? तो क्लाइव ने रखी। अब बात की जाए कि ये द्वैत शासन है, ये विचार किसका था? किसका विचार था द्वैत शासन का? या कहा जाए द्वैत शासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका नाम है लियो कार्टेस। लियो कार्टियस। लियो कार्टियस की पुस्तक है डायआर्की। तो लियो कार्टियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डायआर्की, और इसी में क्या है? द्वैत शासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसी से प्रेरणा लेकर लॉर्ड क्लाइव ने क्या है? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ पर जितना भी पैसा आएगा वो सब किसे मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ जितना पैसा लेने का अधिकार है वो किसके पास है? कंपनी के पास है। कंपनी को क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। किसका? आयकर वसूलने का, अपनी आय बढ़ाने का, पैसा पैदा करने का। दूसरी चीज, जिम्मेदारी किसे मिली या कहा जाए उत्तरदायित्व मिला? किसे मिला? नवाब को। तो कोई भी काम करवाना वो कौन करवाएगा? नवाब करवाएगा। पैसा कौन इकट्ठा करेगा? कंपनी इकट्ठी करेगी। भले ही वो भारतीयों के माध्यम से करे या भारतीयों के माध्यम से आयकर वसूलने का भी इनका अलग लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये सारी दिक्कतों से बचना चाह रहे हैं और फंसाना चाह रहे हैं किसे? भारतीयों के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो कंपनी है, क्या है? कंपनी। तो कंपनी का कार्य यहाँ पर है उत्तरदायित्वहीन सरकार। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। क्या है? उत्तरदायित्वहीन अधिकार। कंपनी का उत्तरदायित्व कुछ नहीं है जनता के प्रति, मगर कर वसूलने का अधिकार इन्हीं को दिया गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें नवाब, तो नवाब को क्या मिला है? नवाब को मिला है उत्तरदायित्व। क्या मिला है? उत्तरदायित्व। लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ?
अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। तो कंपनी को क्या मिल रहा है? अधिकार मिल रहा है, मगर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। नवाब को क्या मिला? अधिकार मिला, मगर कोई नवाब को मिला अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। मतलब नवाब के पास कोई अधिकार नहीं है पैसे कलेक्ट करने का, आयकर प्राप्त करने का, मगर सारे कार्य का जिम्मेदारी किसके पास है? नवाब के पास है। तो जब नवाब के पास पैसा ही नहीं आएगा, राजस्व ही नहीं आएगा, तो वे कार्य कहाँ से करवाएगा? जब कार्य नहीं करवाएगा तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी। तो देखिए, समझते हैं, द्वैत शासन की नींव किसने रखी? लॉर्ड क्लाइव ने रखी। कहाँ से प्रेरणा मिली? लियो कार्टियस की पुस्तक डायआर्की से। सबसे पहले ये विचार किसने दिया? लियो कार्टियस ने दिया। इसमें दोनों पद रहे, दीवानी और निजामत। दीवानी किसके अंडर में आई? कंपनी के, और निजामत नवाब की। लेकिन अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ सेंटर में या केंद्र में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। जैसे अब मुगल शासन क्या होता? मुगल बादशाह होता है केंद्र में, और उसके अंडर दोनों होते थे। यहाँ पर ये दोनों आज़ाद हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन निजामत नवाब करेगा कैसे? जब उसे पैसा मिले, और यहाँ उसके पास आय का स्रोत नहीं है। इनके पास आय का स्रोत है, मगर इन्हें कोई खर्च का जिम्मा नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है। तो देखिए, फिलहाल हम समझते हैं आगे। यहाँ तक आशा करूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखिए, जब 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध में क्या हुए? अंग्रेज विजयी हुए। क्या हुए? अंग्रेज विजयी हुए। अगर अंग्रेज विजय हुए तो ये क्या है? अपना नवाब भी तो नियुक्त कर सकते थे, या कहा जाए तो अपनी सरकार बना सकते थे। मतलब क्या है कि कहा जाए तो अंग्रेज क्या हैं? क्या बनते? शासक बनते। क्या बनते? शासक। मगर अंग्रेज शासक नहीं बने, उन्होंने द्वैत शासन लागू किया। शासक ना बने, मगर उन्होंने क्या किया? द्वैत शासन लागू किया। क्यों किया? वो समझते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहे? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि अंग्रेज मेनली देखा जाए तो इन्हें विद्रोह का डर था। क्या था? विद्रोह का डर। क्योंकि अभी तक जो जनता थी वो किसके अंडर में कार्य कर रही थी? भारतीय नवाबों के अंडर में कर रही थी, चाहे वो बंगाल का नवाब रहा हो, चाहे मुगल बादशाह रहा हो। तो अगर ये शासक स्वयं बन जाते तो जनता क्या? विद्रोह कर सकती थी। इसका भी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था, इसीलिए उन्होंने द्वैत शासन लागू किया। दूसरी बात की जाए, उत्तरदायित्व से मुक्ति। अगर वह क्या करते? खुद शासक बनते तो उसने क्या करता? दीवानी भी मिलती, मगर क्या है? उत्तरदायित्व भी तो निभाना पड़ता। भाई दीवानी करोगे, कर वसूलोगे, तो क्या है? खर्च भी तो करोगे, सारे कार्य भी तो तुम ही करवाओगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या है? दीवानी तो ले ली द्वैत शासन से, मगर उत्तरदायित्व नहीं लिया। तो उन्हें किसी भी कार्य के उत्तरदायित्व से कोई मतलब नहीं था। तो उन्हें क्या मिल गई? उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। अगली बात की जाए दोषारोपण की, से बचना। पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो और मैं आसानी जल्दी से पढ़ा सकूँ आपको। दोषारोपण मैंने ये बताया कि निजामत के लिए किसे नियुक्त किया? नवाब के लिए। और दूसरा दीवानी पद के लिए इन्होंने 3 भारतीयों को नियुक्त किया। अब देखिए, अगर जनता को दिक्कत होगी तो वह चीखेगी, चिल्लाएगी किसके ऊपर? वह नवाब के ऊपर कि नवाब काम नहीं करवा रहा है। दूसरी चीज़, हम दूसरी तरफ देखें, अगर कोई व्यक्ति कर वसूलने जाता है, जो दीवान कर वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा, तो जनता उससे नाराज़ होगी, परेशान उसे करेगी, मारपीट लड़ाई दंगे होंगे। तो जनता किससे लड़ेगी? दीवान से लड़ेगी। तो यहाँ भी क्या मिल गया? इन्हें मुक्ति मिल गई। यहाँ भी इन्हें लड़ना नहीं है, कंपनी सेफ है। जाके भारतीय दीवान है वो लड़े भारतीय जनता से, और भारतीय जनता का सामना करे नवाब। तो कुल मिला के देखा जाए कि जितने भी दोष लगेंगे, परेशानियाँ होंगी, वो किसके पे होंगी? भारतीय लोगों पे ही होंगी। इसीलिए इन्होंने क्या है? अपने आप को शासन से दूर रखा। चौथा कारण हो सकता है अन्य यूरोपीय कंपनियों का भय। क्योंकि भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां थी, अगर ये सीधे सीधे शासक बन जाते तो जो दूसरी यूरोपीय कंपनी है वो भारतीय नवाबों के साथ मिलकर क्या है? विद्रोह कर सकती थी, वो भी सामने आ सकती थी। और मेनली देखा जाए तो एक यहाँ पे बनता है मुद्दा
कि BEIC का बोर्ड, तो बोर्ड का निर्णय भी था, कहाँ था, ब्रिटेन में था। तो बोर्ड ने भी ये निर्णय रखा था कि आप भारत में क्या करें, द्वैत शासन लागू करें, आप सीधे वहाँ पे शासन ना करें जिससे आपको आगे दिक्कत हो। अगला पॉइंट है प्रशासनिक कार्य अनुभव का अभाव, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में कार्य करने का अनुभव नहीं था, इससे विद्रोह हो सकते थे, तो इसलिए भी उन्होंने क्या है भारत में द्वैत शासन लागू किया। और अंतिम पॉइंट है केवल लाभ का लालच, क्योंकि ये क्या थी, BEIC एक कंपनी थी, क्या थी, ये कंपनी थी, और कंपनी का काम करना होता है केवल लाभ प्राप्त करना। भाई कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो किस लिए करता है, लाभ के लिए करता है, ना कि उत्तरदायित्व के लिए। अगर वह लाभ प्राप्त करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, अगर वह उत्तरदायित्व निभाएगा तो उसका जो पैसा वो खर्च होगा। तो इन्हें क्या था, कंपनी को केवल लाभ चाहिए था, ना कि उत्तरदायित्व चाहिए था। लाभ के जरिए वो क्या है, दीवानी से लाभ प्राप्त कर रहे थे, अगर उत्तरदायित्व अपने पास रखते तो उन्हें पैसा भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ता। अब जब ये सारे कार्य हुए तो इससे क्या हुआ, भारत में अराजकता फैली। जैसे क्या परिणाम कहेंगे, क्यों फैली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभाव हो गया, प्रशासनिक कार्य बिगड़ने लगे, सही न्याय नहीं हो पा रहा था। कोई न्याय हो, सैन्य व्यवस्था हो, कोई भी कार्य हो, सबके लिए पैसा चाहिए। नवाब के पास पैसे का अभाव हुआ तो जिससे क्या है, अराजकता फैली, विद्रोह होना शुरू हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ा। अभी तक कंपनियां लूट रही थी, सीधे लूट रही थी या दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, अन्य कार्यों से लूट रही थी। अब जब यहाँ पर सारा कार्य क्या है, कंपनी के अंडर में पहुँच गया, तो यहाँ पर फिर भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब अगर अंग्रेज जो कार्यरत थे या जो कर्मचारी थे, वो भी अपनी आय के लिए क्या है, लोगों से रिश्वत लेने लगे। जैसे मान लिए जाए कि दस्तक के जरिए कोई व्यक्ति एक टोल को पार करने के लिए क्या है, 50 रुपये चार्ज देगा। कितना रुपये लगेगा, 50 रुपये। तो अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि किसी भारतीय का जो माल था वो 30 रुपये में पार करवा दिया। कितने रुपए में, 30 रुपये में पार करवा दिया, और 30 रुपये उससे ले लिए। और यहाँ सरकार को कितना घाटा हुआ, 20 रुपये का। किसान को फ़ायदा हो गया कितने का, 20 रुपये का। तो जो भी व्यापारी उसे 20 का फ़ायदा हो रहा है, कंपनी नुकसान हो रहा है, और जो अधिकारी उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30 का, क्योंकि जी अपने नाम से उसको पार करवा दे। इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा। आगे बात की जाए, जब इस तरह से कंपनी ने द्वैत शासन लागू किया तो इन्हें दीवानी के माध्यम से इतना ज़्यादा कर बढ़ा दिया कि जिससे लोगों को क्या है, वाणिज्य में भारी नुकसान होने लगा। क्या हुआ, वाणिज्य में भारी नुकसान होने लगा। जब व्यापार में नुकसान होगा तो व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। इन्होंने कॉटन, रेशम, जो कपड़ा उद्योग था उस पर अधिक कर लगाया, जिससे ये सारी चीज़ें चौपट हो गई। उसी समय 1770 में अकाल भी पड़ा। अब बात की जाए, जब किसानों पर कर बढ़ाया तो किसानों ने खेती करनी छोड़ दी। जब खेती पर कर बढ़ा तो किसानों ने क्या है, खेती करना छोड़ दिया, जिस कारण भारत में अकाल भी पड़ गया, और नेचुरल भी अकाल पड़ा था 1770 में। और देखा जाए तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे इस अकाल से। बात की जाए श्वेत विद्रोह की, तो इससे पहले बंगाल में जब भी व्यापार होता था तो अंग्रेजी अधिकारी क्या है, भ्रष्ट होकर अपना पैसा कमा लेते थे, अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, जिससे उन्हें तनख्वाह के साथ साथ क्या लाभ हो रहा था। लेकिन जब सारा काम किसके अंडर आ गया, कंपनी के अंडर में आ गया, तो उन्हें अतिरिक्त आय नहीं होती थी, जिस कारण क्या है, जो अंग्रेज थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेत विद्रोह का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो कब मिलता है, द्वैत शासन में। तो द्वैत शासन में सबसे पहले क्या हुआ, श्वेत विद्रोह हुआ, व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, अराजकता और भ्रष्टाचार फैला, किसानों ने अधिक राजस्व के कारण क्या है, खेती करना छोड़ दिए। तो इसके परिणाम हैं ये, और ये रहे इसके कारण। क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में द्वैत शासन लागू किया, क्यों किया। तो इस तरह से जैसे कथन निष्कर्ष वाला आता है कि एक आपको कथन दे दिया जाएगा, दूसरा कारण दिया जाएगा, तो उसे पूछा सकता है कि कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं करता है। आगे हम बात करें, जब ये चल रहा था तो मैंने यहाँ टाइम पीरियड रखा है 1765 से 72 तक। तो 1765 से 1772 तक भारत में द्वैत शासन चलता रहा। लेकिन जब 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना बंगाल का,
तो इसने क्या किया, द्वैत शासन को बंद कर दिया। द्वैत शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने कर दिया, वारेन हेस्टिंग ने कर दिया। कब किया, 1772 में। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन भारत में समाप्त किया गया और लगाया किसके द्वारा गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अब यहाँ से कुछ कथन की बात की जाती है, कथन भी पूछे गए द्वैत शासन से। तो चलिए कथन देख लीजिए। तो पहले कथन की बात की जाए तो एक कथन कहा गया है, द्वैत शासन को कहा गया है डाकू राज। क्या कहा है, डाकू राज। तो कथन पूछा जा सकता है, किसने या किस लेखक ने द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा दी है। किस लेखक ने डाकू राज की संज्ञा दी है द्वैत शासन को। तो डाकू राज की संज्ञा दी है के.एम. पनिक्कर ने। समझ में आ गया, के.एम. पनिक्कर ने द्वैत शासन को डाकू राज कहा है। दूसरा कथन पूछा जाता है, बेशर्मी और लूट का काल। बेशर्मी और लूट का काल। तो द्वैत शासन को बेशर्मी और लूट का काल कहा है पर्सिवल स्पीकर ने। पर्सिवल स्पीकर। तो पर्सिवल स्पीकर ने द्वैत शासन को बेशर्मी और लूट का काल कहा है, जबकि के.एम. पनिक्कर ने इसे डाकू राज की संज्ञा दी है। और एक कथन और बनता है, काफ़ी लंबा है तो मैं इसे लिखूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा नाम आता है कार्नवालिस। कार्नवालिस ने क्या कहा है, समझिए, सुन लीजिए, काफ़ी लंबा कथन है। तो कार्नवालिस ने कहा है कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितना भारत में कंपनी की सरकार है। क्या कहा था कार्नवालिस ने, कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार है। तो ये 3 कथन यहाँ से पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।